सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में भी लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में, आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फ्लेमिंगो की अंतिम पोइट्री, जो लास्ट पोइट्री है, कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर है, इसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो बात करें पोइट्री के बारे में, तो सबसे पहले इस पोइट्री की समरी को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। इसके बाद में इस पोइट्री की जो एक्सप्लेनेशंस है उनको भी हम करने वाले हैं इसी क्लास में, और एक्सप्लेनेशंस के बाद में हम इस पोइट्री के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं, उनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को इसी क्लास में करवाने वाला हूं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि आपकी एनुअल एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सी पोइट्री पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अपनी लास्ट पोइट्री, छोटी सी पोइट्री और संदेश देने वाली पोइट्री। नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर, चाची के जो आंट जेनिफर है, चाची जेनिफर के बाग के बारे में कहानी पढ़ने वाले। क्या संकेत देते हैं? ये संकेत देते हैं, ये संदेश देते हैं कि जो चाची है वो अपने पास इस पुरुष प्रधान इस समाज में अपने पास उसकी कैसी हालत है, वो केवल इन बाघों के द्वारा दर्शा सकती है। अपने मन के भाव कैसे बता सकती है, वो सारी बातें अपन इसमें करने वाले हैं। तो देखो, कवि का परिचय एड्रिन रिच का वो हम बाद में कर लेंगे, चिंता मत करना। और पहला स्टैंजा अपन देख लेते हैं, क्या है? आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक स्वेलरिक सर्टेनिटी। ये अपने पास पहला स्टैंजा हो जाता है। इसमें क्या बता रहा है कवि, क्या कवित्री क्या कह रही है? इसमें कह रही है कि आंट जो चाची जेनिफर है, उसके जो बाग है वो अपने पास एक स्क्रीन का मतलब होता है एक पर्दे पर अपने पास क्या है, चल रहे हैं, पर्दे पे बिल्कुल चहलकदमी कर रहे हैं। प्रिंस का मतलब होता है चहलकदमी करना। क्या करना भाई? चहलकदमी करना, ये कर रहे हैं चहलकदम, अपने पास इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं, ये होता है। नेक्स्ट है ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये जो बाग है ये ब्राइट यानी चमकीला, टोपेज यानी पीली धातु, जिसे अपन कहते हैं पीली, जो अपने पास पीली रत्न है, पीला रत्न बोल देते हैं, मैं पीला रत्न बोल देता हूँ भाई, जिससे क्या है आपको समझ में आ जाएगा। पीले रत्न जैसे ये बाग है वो दिखाई देते हैं। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि निवासी हैं। डेनिजन का मतलब क्या होता है? निवासी। और वो निवासी अपने पास इस दुनिया में, हरियाली की दुनिया के वो निवासी है, जो कि आंट जेनिफर है उसके द्वारा बुने गए हैं, एक पर्दे पे उछल कूद कर रहे हैं। द पेस इन, हाँ ये रुको, हाँ, द डू नॉट फियर और द मैन बीनीथ द ट्री, और उन्हें अपने पास जो वृक्षों के नीचे इंसान खड़े उनसे भी कोई डर नहीं है, बिना डरे हैं। द पेस इन स्लीक स्वेलरिक सर्टेनिटी, और वे अपने पास गर्व से, शान से, पेस का मतलब चलना होता है, इन स्लीक स्वेलरिक, शान से बिना डरे हुए चलते हैं निश्चित रूप से। कौन? ये जो बाघ हैं वो अपने पास बिना किसी से डरे, शान से, ऐसे घमंड से चलते हैं। इनके द्वारा आंट जेनिफर अपने पास अपने मन की बात बताना चाहती है कि वो भी इन्हीं की तरह शान से बिना डरे चलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखो दूसरे स्टैंजा में क्या है? आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये देख लेते हैं अपने पास ये क्या है। देखो आंट जेनिफर क्या कर रही है, देखो आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना। क्या होता है भाई? कांपना होता है। फिंगर्स यानी उंगलियां, थ्रू द हर वूल, हर वूल का मतलब अपने उस पैनल पे, उस कपड़े पे, वूल का मतलब उस सोल पे जिसपे वो कढ़ाई कर रही है। तो वूल का मतलब यहाँ पे कपड़े से लिया गया है, ध्यान में रख लेना, जिसपे आंट जेनिफर्स अपने बाग बुन रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उसे, आइवरी होती है हाथी दांत, हाथी का जो दांत होता है उससे बनी सुई, ये जो नीडल होता है वो सुई होता है, उससे बनी सुई है, उसको जब वो बीन रही है तो उसे थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, कपड़े में अपने पास सुई से अपनी कढ़ाई नहीं कर पा रही है, उसकी उंगलियां कांप रही है, दादी की, चाची की, मैं दादी बोल रहा हूँ। इसके बाद द मेसी वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड,
अगर हम बात करें तो अभी भी उसके पास क्या है, अंकल्स वेडिंग बैंड का मतलब होता है जो अंकल है जिनसे उनकी शादी हुई है उनका जो जोड़ा है, उनके जो कपड़े हैं शादी के, जो अपने पास वेडिंग जो जिसको अपन कहते हैं लड़की के लिए जो कपड़े होते हैं शादी के बाद पहनाए जाते हैं, वो अभी भी उसके हाथों पे है। यानी अंकल के नाम की जो चूड़ियां हैं और जो वजन है वो अभी भी चाची के हाथों पे दिखाई दे रहा है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि बिल्कुल भारी रूप से अपने पास उन हाथों पे यानी वो जो हाथ है ना, वो चाचा के जो बैंड का मतलब वो जो कपड़े पहनाए हैं ब्राइडल वाले, दुल्हन वाले, उनके नीचे अभी भी दबे हुए हैं, अभी भी वो आज़ाद नहीं है। नेक्स्ट है, when aunt is dead her terrified hand will lie still ringed with the ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। ये देख लेते हैं। और जब चाची मरी है भाई, जब चाची मर गई तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उसके जो बिल्कुल भयानक हाथ हो चुके थे ना, बिल्कुल ऐसे कटे फटे हो चुके थे, वो हाथ भी अपने पास ऐसे ही पड़े नीचे बिखर जाएंगे उसके हाथ। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वाज मास्टर्ड बाय, और उनके हाथों पे वो जो हाथ है ना, उन पे अभी भी वो जो वजन लाद दिया गया था, जिसके द्वारा समाज के द्वारा है, उसके पति के द्वारा जो वजन लाद दिया गया था, वो मरने के बाद में भी नहीं उतरने वाला है। वो मरने के बाद में भी उसके हाथों पे ही लगा रहेगा, उसके हाथों पे दिखाई देगा भाई। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन वो जो बाग उन्होंने बनाए हैं, वो जो बाग उस पैनल पे बनाए हैं, उस कपड़े पे बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो बिल्कुल अपने पास चहलकदमी उछलकदमी करते रहेंगे, प्राउड गर्व से, और अनअफ्रेड बिना डरे। जबकि चाची है वो डरी हुई है, और डर के साथ ही चाची है वो मर जाती है। उस डर को लेकर उस समाज के दायित्व को, ऑर्डिल का मतलब क्या होता है, ऑर्डिल का मतलब होता है समाज, जो परीक्षा होती है ना, सामाजिक जो परीक्षा होती है, इसको ऑर्डिल वैसे होता है परीक्षा, लेकिन यहाँ पे सामाजिक कर्तव्यों से लिया गया है। उन सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते चाची है वो अपने पास मर जाती है। मरने के बाद में भी उसके हाथों पे वो संकेत दिखाई देते हैं कि कर्तव्यों के नीचे कितने दबे हुए हैं। तो बस यही अपनी इस कविता का सारांश है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस 3 अपने पास स्टंजा थे, वो तीनों मैंने करवा दिए। अब चलते हैं देखो इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या की बात कर लेते हैं। देखो व्याख्या के करने का तरीका मैंने हर पोइट्री में बताया आप लोगों को, हर एक पोइट्री में, तो मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। देखो जो स्टंजा आया उसके 2 शब्द यहाँ पे लिखने हैं, डैश करते हुए इसका जो अपने लास्ट में शब्द लिख देना है, 1 या 2 लास्ट में, उस पंक्ति में, सेम पंक्ति में नीचे नहीं जाना है। व्याख्या का जो तरीका है करने का, मैंने अपनी पहली पोइट्री कौन सी है, माई मदर एट 66 में समझा दिया है, तो दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है। रेफरेंस में मैं हमेशा बताता हूँ कि यह संदर्भ होता है, और संदर्भ में क्या लिखते हैं, उस कविता का नाम लिखते हैं जिस कविता से वो स्टंजा लिया गया है, और उस कवयित्री का या कवि का नाम लिखते हैं जिसने वो कविता लिखी है। तो देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय एड्रिन रीच, ये अपने पास इसकी कवयित्री है। ये लाइन आ गई। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया था प्रसंग होता है भाई, ये प्रसंग होता है, और प्रसंग में हम उस कविता के बारे में कुछ लिखते हैं जो कविता वहाँ पे, जिस कविता से वो स्टंजा लिया गया है। यहाँ पे आपके पास विरोधाभास हो सकता है, किसी से भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स दैट आंट जेनिफर्स मेड ऑन द पैनल, इस कविता में उन टाइगर्स के बारे में कवित्री वर्णन करती है जिन टाइगर्स को आंट जेनिफर ने उस पैनल, उस कपड़े पे बुना था भाई। द पोएट आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द आंट जेनिफर, शारीरिक दशा का भी वर्णन करती है आंट जेनिफर का जो कवित्री है। सी आल्सो डिस्क्राइब्स द पेन्स ऑफ द आंट जेनिफर, और वो आंट जेनिफर के दुख दर्द को भी दिखाती है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, जो पंक्तियां आई है ना उनकी व्याख्या करते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, तो देखो, इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द टाइगर्स दैट वर एम्ब्रॉयडर्ड ऑन ए पीस ऑफ अ क्लॉथ और ऑन ए स्कर्टेन, यानी कहने का मतलब इन पंक्तियों में कवित्री उन टाइगर्स के बारे में बात करती है जिन्हें आंट जेनिफर ने किसी कपड़े पे या किसी पर्दे पे बुना है। यानी उसको एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई करके सजाना होता है भाई। द पोएट टेल्स दैट द टाइगर्स कैन बी सीन मूविंग अक्रॉस द कर्टेन, और इस पर्दे पर अपने पास जो टाइगर्स है वो हिलते हुए, मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं, हलचल उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। दे आर ब्राइट येलो लाइक टोपेज, और वो बिल्कुल पीले चमकीले हैं। टोपेज यानी मैंने बता दिया रत्न जो पीला होता है उसके जैसा। द टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ मैन
सिटिंग और स्टैंडिंग अंडर द ट्री, और टाइगर्स उनसे भी नहीं डरे हुए जो व्यक्ति वहाँ पे खड़े हैं पेड़ के नीचे या बैठे हैं। द टाइगर्स मोमेंट शो द फ्रीडम एंड पावर इंजॉयड बाय देम, और ये टाइगर्स की जो आज़ादी है, जो आज़ादी वो ये दिखाती है, सॉरी हलचल है वो ये दिखाती है कि आज़ादी से और ताकत जो क्या है, फ्रीडम एंड पावर इंजॉयड बाय देम, वो कि आज़ादी को और ताकत का आनंद ले रहे हैं। द मूव ब्रेवली हियर एंड देयर, वो बहादुरी से यहाँ वहाँ टहलते हैं। अब ये क्रिटिकल नोट भी देखो, मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल नोट के लिए मैंने बताया है द पोएटिस हैज ग्रेट विजडम टू शो द विमेन्स कंडीशन थ्रू आर्ट। इसके बाद है द पोएट यूजेस सिमिली एंड द मेटाफर फॉर इंक्रीजिंग ब्यूटी ऑफ पोएम। अब आपको इस कविता के लिए रेफरेंस और अपने पास कॉन्टेक्स्ट और क्रिटिकल नोट सेम रखना है। स्टैंजा इसके अलावा दूसरा आ जाए तो भी, ये बात मैंने हर कविता में हर पोइट्री में पढ़ाते समय बता दिया आप लोगों को। अब देखो दूसरी अगर मैं पढ़ूंगा तो देखो रेफरेंस मैंने सेम लिखा है, कॉन्टेक्स्ट मैंने सेम लिखा है, एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं दूसरे स्टैंजा में। अब इसमें क्या कह रहा है, इन दीज लाइन द पोएटिस डिस्क्राइब्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द आंट जेनिफर। इन पंक्तियों में कवियत्री है आंट जेनिफर की शारीरिक दशा को दर्शाती है। द पोएटिस सेज दैट द आंट्स फिंगर्स आर बिजी इन डूइंग एम्ब्रॉयडरी विथ आइवरी नीडल। इसमें यह बताते हैं कि कवित्री कहते हैं कि जो आंट जेनिफर है वो हाथी दांत की बनी सुई से एम्ब्रॉयडरी कशीदाकारी कर रही है। दो हर फिंगर्स आर ट्रम्बलिंग थ्रू द यार्न, हाँ यद्यपि वो यार्न का मतलब कपड़ा ही होता है भाई, तो उस कपड़े में उसके हाथ है वो अभी भी कांप रहे हैं, उंगलियां कांप रही है। एज हर एज मेड हर फिजिकली वीक, एक तो उसकी उम्र ने उसको कमजोर कर दिया है। द फियर ऑफ द हर हस्बैंड मेड हर नर्वस एंड अनस्टेबल, उसके पति का जो डर है वो उसे नर्वस और अनस्टेबल कर देता है। आंट फील्स हार्ड टू पुल और पुश द आइवरी नीडल थ्रू द क्लॉथ, उस कपड़े में वो सुई पिरोने में कठिनाई महसूस करती है। अंकल्स वेडिंग क्लॉथ इज टू हैवी फॉर हर वीक हैंड, और जो अंकल है उसकी शादी करने के बाद में जो ब्राइडल कपड़े होते हैं वो भारी हैं आज भी उसके हाथों पे। अब ये भी मैंने सेम लिखा है तो ये भी आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं भी शो हो रहा है पिच वाले उसमें देख लेना। इसके बाद में तीसरी है वेन आंट जेनिफर्स, तीसरा जो है तो इसके लिए देखो रेफरेंस वही लिखना है, क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी वही लिखना है और क्रिटिकल नोट भी वही लिखना है। तो एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। द पोएटिस सेज दैट आंट विल हैव टू रिमेन ऑफ हिज डोमिनियरिंग एंड द क्रूल हस्बैंड इवन आफ्टर सी इज डेड, यानी मृत्यु के बाद भी वो जो उसका पति है जो क्रूल है, निर्दयी है, उसके मरने के बाद में भी वो उसके कर्तव्यों के पीछे या उनके जो टेरिफाइंग डर है उसके नीचे दबी रहेगी। The difficult situation and the unhappy experiences she has undergone in her life will remain with her, यानी जिन दुख दर्दों से उसका जीवन गुजरा है वो भी उसके साथ ही रहेंगे। She has been dominated by her arrogant, cruel and domineering husband so much that she cannot hope to get any relief from the ordeals of her life, यानी कहने का मतलब है उसके जो हस्बैंड है जो कि इतना निर्दयी था उनसे बाहर वो नहीं निकल सकती और वो इतना दब जाती है कि वह ये मान लेती है कि मैं इन सामाजिक दायित्वों से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। इसके बाद सी हैज़ बीन ए स्लेव टू दोज ऑर्डिल्स, और वो उन कर्तव्यों का, ऑर्डिल वैसे होती है परीक्षा लेकिन यहाँ पे दायित्वों से, वो उन दायित्वों का क्या हो गई है, गुलाम हो गई है। However, the tiger she made in her panel will go on moving proudly and fearlessly, लेकिन वो जो टाइगर उसने बनाए ना वो बिल्कुल गर्व से और बिना डर के चलते रहेंगे। Her wish to be proud and the fearless like tigers will remain unfulfilled, और बाघों की तरह बिल्कुल आज़ादी से रहना, अपनी ताकत दिखाते हुए रहना, बिल्कुल आज़ादी से जीना, ये उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी भाई। The poet means Aunt Jennifer's expression of her feeling and the emotions on the panel are an outlet for her suppressed feelings, यानी कहने का मतलब जो फीलिंग वो अपने उन बाघों के द्वारा दर्शा रही है उसको दबा दिया गया है। They depict her desire of living a future life by jumping proudly and bravely on a piece of cloth, और वह भी अपने पास क्या अपनी भावना दिखाती है कि उस पैनल पे जो बाघ रह रहे हैं उसी प्रकार से वो भी अपना जीवन जिए भाई। तो ये अपने पास पोइट्री की तीनों की क्या है एक्सप्लेनेशन हो जाती है। पहली पोइट्री हो जाती है, पहला स्टैंजा, सॉरी ये पहला स्टैंजा हो जाता है, ये दूसरा स्टैंजा हो जाता है और ये तीसरा स्टैंजा, जिसमें आपको ये तो मैंने बता दिया सेम लिखना है, ये सेम लिखना है, ये कर लेना आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस भी मैं करवा देता हूँ तुरंत ही। हाउ डू डेनिजन्स एंड द स्वेलरिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देख लेना। क्या है, लाइक ऑल बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी सारे जंगली शिकारियों की तरह द टाइगर्स आर द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट, टाइगर्स भी जंगल के निवासी हैं।
दे लिव फियर फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, वो बाघ जो इंसानों की सेटलमेंट्स हैं, बस्तियां हैं, वहाँ से दूर रहते हैं। दे आर कॉल्ड chivalric. This indicates the majestic and the honorable position that they occupy in the world of the animals. और ये अपने पास संकेत देता है कि उस अपने पास जंगल में, उस जानवरों की दुनिया में वो अपना कितना फ्रीडम के साथ जो स्थान है वो बनाए हुए हैं। So the use of the words denizens and the chivalric adds to our understanding of the tiger's attitude. इसीलिए हमारे पास ये जो शब्द है denizens और chivalric, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग जो बाघों के बारे में उसको बढ़ा देता है। अच्छा, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये भी ठीक है पर्सन, इसको भी लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इससे क्या मतलब, जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड दिखाया गया है, इस पंक्ति से क्या मतलब है? तो देखो, इट सजेस्ट्स द वेट ऑफ द हार्श एंड द टफ एक्सपीरियंस ऑफ आंट जेनिफर से मैरिड लाइफ। ये दिखाता है कि आंट जेनिफर की जो शादीशुदा लाइफ है वो कितनी कठिन है। द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक, जो वेडिंग बैंड है वो अपने पास एक प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ द मैरिज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, और ये एक रिश्ता दिखाता है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, जो कभी नहीं टूटता है। डिस्क्राइब द टाइगर्स इन द पोएम, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब इन द पोएम। ये दो पंक्तियां भाई, इनको देख लेना, ये हो सकता है आशा है। नेक्स्ट है व्हाट और हुम इज आंट जेनिफर से टेरिफाइड, ये ठीक है पर्सन, चाची है वो किससे और कौन क्या है, हु व्हाट और हुम, किस बात का डर है और किससे डर है। देखो, इन द थर्ड स्टंजा, तीसरे स्टंजा में द पोइट रेफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स, आंट जेनिफर वो बिल्कुल कांपते हुए डरे हुए हाथों का वर्णन करती है। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर हैंड्स, वो जो पुरानी यादें हैं ना, दुख भरी यादें, वो उसके हाथों में अभी साफ दिखाई दे रही है। She had passed through many testing और horrible times during her married life, उसने अपने जीवन के दौरान, शादी के बाद जीवन में बहुत ही भयानक दिन गुजारे हैं, या हॉरिबल यानी डरावने दिन बिताए हैं। These ordeals crushed, caused and suppressed her, और यही जो दायित्व है ना, इनके नीचे वो दब कर रह गई है। Their effect is still visible, और वो प्रभाव अभी भी देखे जा सकते हैं। So she is still ringed with those ordeals that dominated her life, और वो अभी भी उन दायित्वों के नीचे दबी हुई है जो कि शादी के बाद उन पर लाद दिए गए हैं। ये हो जाता है प्रश्न ठीक। What is the contrast shown in the characters of Aunt Jennifer and the tiger, ये भी बढ़िया प्रश्न है। बाघ के जीवन में और चाची के जीवन में क्या विरोधाभास है? तो देखो, एड्रिन रिच हैज डिपिक्टेड आंट जेनिफर टू बी अफ्रेड, बिल्कुल देखो आंट जेनिफर को डरा हुआ दिखाया गया है, ट्रेमलिंग कांपते हुए दिखाया गया, फियरफुल डरी हुई। सी लीड्स ए लाइफ ऑफ द लाइफ ऑर्डर्स वेयर इन द ड्यूटीज ऑफ मैरिड लाइफ आर ए बर्डन ऑन हर, यानी कहने का मतलब है शादी के बाद की जो दुनिया होती है, शादी के बाद का जो जीवन होता है जिसमें वो अपने दायित्वों के नीचे दब जाती है, वो जीवन इसमें बताया गया है, जो कि वजन हो गया उस पर लाद दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत द टाइगर्स आर शोन टू बी फियरलेस, इसके विपरीत अगर बाघों की बात करें तो उनको बहादुर दिखाया गया, बिना डर के दिखाया गया है, ब्राइट एंड फ्री दिखाया, चमकीले और आज़ाद दिखाया गया है। दे आर द प्राउड इनहेबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड द मूव अराउंड अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कहने का मतलब उनको वहाँ पे बहादुर दिखाया गया है, बिना कि वो जो निवासी है ना जंगल के वहाँ पे, और बिना किसी बाधा के यहाँ वहाँ आज़ादी से चलते दिखाया गया है। बढ़िया प्रश्न है भाई। वाई डज द पोइट से दैट द टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन, ये भी ठीक है भाई प्रश्न, ये सारे प्रश्न है जो कि रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं भाई। इन द पोएम द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग ए पैटर्न ऑफ द टाइगर्स रनिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट, टाइगर जो आंट जेनिफर है वो एक कपड़े पे अपने बाघों को भागते हुए उछल कूदते हुए दिखा रही है। द पोइट सेज दैट द टाइगर्स आर फियरलेस एंड दे कैन बी सीन रनिंग एंड जंपिंग अराउंड, कवित्री कहते हैं कि उन टाइगर्स को बिना डर के दिखाया गया, उछल कूद करते हुए दिखाया गया है। द स्क्रीन हियर रिफर्स टू द पैनल ऑफ द क्लॉथ ऑन विच शी इज एम्ब्रॉयडरिंग द पैटर्न, और यहाँ पे जो पैनल है वो एक कपड़े का टुकड़ा दिखाया गया जिन पे बाघों को जो आंट है वो बुन रही है, कढ़ाई कर रही है उनकी। अब इसके बाद है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि थीम आपको याद करनी है भाई, थीम याद कर लेना। देखो क्या है, द पोएट इज फेमस फॉर द फेमिनिस्ट राइटिंग्स, कवियत्री है वो प्रसिद्ध है महिलाओं के लिए लिखने के लिए। थ्रू द पोएम शी वांट्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ एन ओल्ड वुमेन, इस कविता के माध्यम से एक वृद्ध महिला का दुख को दिखाना चाहती है। द वुमेन इज मैरिड एंड द बर्डन बाय मार्शियल ऑब्लिगेशंस, और करने का मतलब ये है कि महिला को
महिला की शादी होने के बाद में जो दायित्व होते हैं उनके नीचे दिखाती है, वो उन दायित्वों के नीचे जो दबी हुई कंडीशन होती है वो दिखाती है। हर फ्रीडम एंड द डिजायर्स हैव बीन कर्टेल्ड, उसकी जो आज़ादी है, उसकी जो इच्छा है, उनको गुलाम बना लिया जाता है। दीज डिजायर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द टाइगर्स विच सी इज एम्ब्रॉयडरिंग ऑन द पेनल, और ये जो इच्छा है ना वो उन बागों को बुनते समय दिखाई जा रही है। परहैप्स पेनल से द पोएट आल्सो हाईलाइट्स दैट आंट जेनिफर्स हैंड्स ट्रेम्बल वाइल एम्ब्रॉयडरिंग, आंट कवित्री ये भी कहती है कि चाची के हाथ वो कांप रहे हैं कढ़ाई करते समय। परहैप्स बिकॉज सी इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, शायद डर ये है कि वो डरी हुई है अपने हस्बैंड से। दिस ऑर्डर विल नॉट एंड इवन विथ हर डेथ बिकॉज देन ऑल्सो सी विल रिमेन वाइफ ऑफ द मैन हु टॉर्मेंट हर, यानी कहने का मतलब मरने के बाद में भी वो इन ऑर्डर्स, उन दायित्वों से मुक्त नहीं होगी, क्योंकि जो आदमी उसके बाद में भी वो उसी व्यक्ति की पत्नी रहेगी जिससे उसकी शादी हुई है। अच्छा, क्या है वाई इज द रिंग द ऑर्डिल्स, ये क्या है भाई ऑर्डिल्स के बारे में, तो दायित्वों के बारे में मैंने बता दिया। सी इज रिंग विद द ऑर्डिल्स बिकॉज मैरिज हैज ब्रॉट विथ इट ए होस्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाई विच सी इज रिंग्ड और सराउंडेड, यानी कहने मतलब शादी के बाद में उन्हें वो दायित्वों के उस वातावरण में घिर जाती है जो शादी के बाद में उस पर आ जाते हैं। सी फील्स सो बर्डन बाई हर मार्शियल कॉन्स्टेंट्स दैट द सीम लाइक ऑर्डिल टू हर, और वो जो दायित्व है ना उनके नीचे इतना दब जाती है कि वो उन दायित्वों को अपना काम समझना शुरू कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वाई वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, आंट जेनिफर की जो उंगलियां वो क्यों कांप रही है, बढ़िया पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट है। आंट जेनिफर्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देखोगे नहीं तो हाँ। आंट जेनिफर्स fingers were fluttering because she was experiencing anxiety and a sense of the oppressions due to her marriage and the societal expectations, यानी कहने का मतलब है आंट जेनिफर है उसकी उंगलियां इसलिए कांप रही है क्योंकि शी वाज एक्सपीरियंसिंग, वो अनुभव कर रही है एंग्जाइटी, चिंता, और ए सेंस ऑफ द ऑपरेशन, एक दबाव का तन जिस पे अत्याचार होता है उसका भावना उसके मन में आ रखी है, ड्यू टू हर मैरिज, अपनी शादी के कारण, एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और सामाजिक जो आशाएं उनके नीचे। द फ्लटरिंग इज ए फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हर इनर ट्रमोइल, और ये जो कांपती हुई उंगलियां है उसके आंतरिक भाव को व्यक्त करती है, दिखाती है। एंड द कॉन्स्टेंट्स इम्पोज्ड ऑन अपॉन हर लाइफ, यानी कहने का मतलब है उसके पर जो थोप दिया गया है दायित्व वो दिखाए गए हैं। हर वेडिंग रिंग एज सिंबल ऑफ हर मैरिज, एक वेडिंग रिंग जो अपनी अंगूठियाँ होती है, चूड़ियाँ होती है, वो एक संकेत है अपनी शादी का। इज डिस्क्राइब्ड एज हैवी फर्दर एम्फेसाइजिंग द बर्डन सी कैरीज, और अपने पास वो ये इस तरीके से दिखाया गया है कि दबाव देते हुए उसके ऊपर अपने पास जो दायित्व हैं, यानी कहने मतलब वो दिखाए गए हैं भाई ये सिंबल है, प्रतीक है उसकी शादी का, और डिस्क्राइब्ड हैवी, उसको भारी दिखाया गया, फर्दर इसके अतिरिक्त एम्फेसाइजिंग द बर्डन सी कैरीज, और इस तरीके से वो जो बोझ लादे चल रही है उसको दबाव देते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे आपकी ये पोइट्री भी कंप्लीट हो जाती है भाई, ये पोइट्री अब कंप्लीट हो गई है, सारी कविताएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना ये जो बुक है फ्लेमिंगो वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम अपनी बुक जो विस्टास है उसके चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं। लेकिन अगर इस पोएट्री में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका समाधान आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ तक हमने अपनी फ्लेमिंगो बुक है वो कंप्लीट कर ली है, तो इसका रिवीजन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये नहीं ध्यान में रखना है। इसका रिवीजन भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले हम अपनी विस्टेस जो बुक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।